रहीम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आपके न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी डेवलप हो जाती है। जितने भी आपके प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मेगालोब्लास्टोसिस डेवलप हो जाती है। जैसे कि बकल म्यूकोजा के अंदर चेंजेस आती हैं, आपकी टंग के अंदर चेंजेस आती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सर्विक्स के अंदर, वेजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर भी, ठीक है। सेल आपके अरेस्ट कर जाते हैं आपके इनफेक्टिव एरिथ्रोपॉयसिस की वजह से। आपकी जो सेल की जो है वो अरेस्टेड हो जाते हैं डेवलपमेंट के अंदर, उनकी डेथ हो जाती है मैरो के अंदर ही, और इनफेक्टिव एरिथ्रोपॉयसिस होने की वजह से आपकी जो बोन मैरो होती है वो आपकी हाइपर सेलुलर हो जाती है। जो मेगालोब्लास्टिक चेंज आता है वो मोस्ट एविडेंट होता है आपकी अर्ली न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल प्रिकर्सर्स के अंदर, और हिमालोसिस हमें मिलती है विद इन द मैरो सेल, रिजल्ट इन द रेज्ड बिलिरुबिन लेवल एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, बट विदाउट द रेटिकुलोसाइटोसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ हिमोलिसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका कि मेगालोब्लास्टिक चेंज क्या होते हैं कि एविडेंट तब होते हैं जब आपको अर्ली न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रिकर्सर्स जो होते हैं ना, उसके अंदर आपके मेगालोब्लास्टिक चेंज आता है। और हिमोलिसिस जब आपकी बोन मैरो के अंदर होती है तो आपका बिलिरुबिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बोन मैरो के अंदर हिमोलिसिस होने की वजह से बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपको रेटिकुलोसाइटोसिस नहीं होती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ हिमोलिसिस की। आयरन स्टोर्स आपके रेस्ड हो जाते हैं, और मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होंगे वो ओवल, लार्ज, और समटाइम्स इवन आपके उनके अंदर न्यूक्लियर रेमनेंट्स भी हो सकते हैं जो आपके मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। जो न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं ना वो हमें इमेच्योर ग्रैनुलोसाइट प्रिकर्सर्स के अंदर भी नजर आते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देती है इज दैट ऑफ जाइंट मेटामाइलोसाइट्स हमें मिलते हैं विद अ लार्ज सॉसेज शेप न्यूक्लियस, ठीक है। जाइंट मेटामाइलोसाइट्स हमें मिलते हैं जो कि बेसिकली आपके आरबीसीज के प्रिकर्सर्स होते हैं, उसमें सॉसेज शेप हमें न्यूक्लियस भी नजर आता है। जो मेच्योर आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है हाइपर सेगमेंटेशन हो जाती है आपके न्यूक्लियाई की विद इन द सेल्स, और हैविंग 6 और मोर न्यूक्लियर लोब्स इफ स्वेयर पैनसाइटोपिनिया में परसिस्ट इन परipheral ब्लड। अब इसमें बेसिकली बताया हुआ है जब आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होता है तो आपके बिलिरुबिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बोन मैरो के अंदर आपके प्रिकर्सर ऑफ द आरबीसीज जो होते हैं उनकी हिमोलिसिस हो रही होती है, ठीक है। जो अर्ली न्यूक्लियर आरबीसीज की हिमोलिसिस होती है तो आपको बिलिरुबिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन रेटिकुलोसाइटोसिस नहीं होती है। आयरन स्टोर्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं, और आरबीसीज जो होते हैं ना वो लार्ज ओवल शेप के होते हैं, साथ आपको न्यूक्लियर रेमनेंट्स भी मिलते हैं, जाइंट मेटामाइलोसाइट्स आपको मिलते हैं, और लार्ज सॉसेज शेप आपको न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। जो मेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो हाइपर सेगमेंटेड हो जाते हैं, ठीक है। एंड द न्यूक्लियर जो मेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना उनके न्यूक्लियस होते हैं ना वो हाइपर सेगमेंटेड हो जाते हैं, क्योंकि जाइंट मेटामाइलोसाइट्स के अंदर भी आपको सॉसेज शेप न्यूक्लियस नजर आता है। बाकी जो आपके न्यूट्रोफिल्स होंगे वो भी हाइपर सेगमेंटेड हो जाते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर, और 6 या 6 से ज़्यादा आपको जो है वो न्यूक्लियर लोब्स मिल रहे होते हैं। इवन आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर पैनसाइटोपिनिया भी डेवलप हो जाता है। जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है ना, ठीक है, बट नॉट द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद द न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है कि आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी डेवलप हो जाती है, लेकिन फॉलेट डेफिशिएंसी के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है। और ऑल्दो जो एडवांस न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है ड्यू टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज नाउ अनकॉमन। द मेन पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होती है कि हमें जो है ना वो फोकल डीमाइलिनेशन डेवलप हो जाती है, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करी। फोकल डीमाइलिनेशन डेवलप हो जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की आपकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। पेरिफेरल नर्व्स या ऑप्टिक नर्व्स और सेरिबेलम की भी डीमाइलिनेशन हो जाती है। डीमाइलिनेशन हो जाती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व्स की, सेरिब्रम के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और पेरिफेरल नर्व्स के अंदर। जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस आती हैं आपको सेंसरी या फिर पेरिफेरल पैरेस्थीसियाज डेवलप हो जाते हैं, आपकी गेट डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो जाती हैं। और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है कि न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अंदर आपको पेरिफेरल नर्व्स के अंदर जो है वो हमें ग्लव स्टॉकिंग पैरास्थीसियाज डेवलप हो जाते हैं। आपका एंकल रिफ्लेक्स हमारा लॉस्ट हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें सब एक्यूट कंबाइन डीजनरेशन ऑफ द कॉर्ड डेवलप हो जाती है, जिसमें आपकी SCDC डेवलप हो जाती है, ठीक है। सब एक्यूट कंबाइन डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाती है, ठीक है। जब आपके पोस्टीरियर कॉलम्स इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन सेंस जो हमारी डिमिनिश हो जाती है, और जब हमारे पास और आपकी जो हमारा प्रोप्रियोसेप्शन होती है वो भी खत्म हो जाती है, तो आपको एटेक्सिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन द कॉर्ड के अंदर क्या होता है, जो पोस्टीरियर कॉलम्स होते हैं उसकी वाइब्रेशन डिमिनिश होने की वजह से क्या होता है कि हमें प्रोप्रियोसेप्शन डेवलप हो जाती है, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर क्या आते हैं आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेरिब्रम के अंदर हमें डिमेंशिया डेवलप हो जाता है और ऑप्टिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। सेरिब्रम के अंदर ऑप्टिक डिमेंशिया डेवलप हो जाती है, सेरिब्रम इन्वॉल्व होता है और हमें ऑप्टिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी डेवलप हो जाती है। अब 4 चीज़ आती हैं न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अंदर जब आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है आपकी पेरिफेरल नर्व्स के अंदर ग्लव एंड स्टॉकिंग पैरास्थीसियाज डेवलप हो जाते हैं। ग्लव एंड स्टॉकिंग पैरास्थीसियाज डेवलप हो जाते हैं, साथ हमें एंकल रिफ्लेक्सेस आपके लॉस्ट हो जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बेसिकली SCDC डेवलप हो जाता है, जिसमें आपकी सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाती है। जब आपके पोस्टीरियर कॉलम्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसके अंदर आपका प्रोप्रियोसेप्शन आपकी चली जाती है, तो आपको एटेक्सिया डेवलप हो जाता है और आपकी सेंस ऑफ वाइब्रेशन चली जाती है। जब आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन्वॉल्व होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्व होता है, तो आपको अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपका इंटैक्ट रहता है तो आपका पेन और टेम्परेचर बिल्कुल सही रहता है जब आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। सेरिब्रम के अंदर हमें
डिमेंशिया डेवलप हो जाता है और साथ हमें ऑप्टिक एट्रोफी भी डेवलप हो जाती है और साथ हमें ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी डेवलप हो जाती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर आपके मिथाइल मेलानिक एसिड के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपकी फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है तो मिथाइल मेलानिक एसिड के लेवल नॉर्मल होते हैं। नाउ हमारे पास क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर। मलेज डेवलप हो जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है। मलेज 90% पेशेंट्स के अंदर होता है। ब्रेथलेसनेस डेवलप हो जाती है, पैरास्थीसियाज डेवलप हो जाते हैं, सोर माउथ हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, इंपोटेंस डेवलप हो जाती है, मेमोरी आपकी पुअर हो जाती है, डिप्रेशन होता है, पर्सनैलिटी चेंज आते हैं, हेलुसिनेशंस हो जाती हैं, विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं। साइंस के अंदर हमारे पास स्मूथ बीफी टंग डेवलप हो जाती है, बीफी टंग हो जाती है, स्मूथ टंग हो जाती है, बाल्ड टंग हो जाती है, एंगुलर चिलोसिस डेवलप हो जाती है और विटिलिगो डेवलप हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर। स्किन की पिगमेंटेशन भी हो सकती है, हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है, पायरेक्सिया डेवलप हो जाता है। जब आपकी सब एक्यूट कंबाइन डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होती है तो उसके अंदर हमें ट्रायड मिलता है। एंकल जर्क्स हमारे एब्सेंट हो जाते हैं, नी जर्क आपका एब्सेंट हो जाते हैं और प्लांटर्स हमारे एक्सटेंसर हमें प्लांटर्स मिलते हैं। ठीक है, अब सिम्टम्स में क्या होगा? मलेज, ब्रेथलेसनेस, पैरास्थीसियाज, पुअर मेमोरी, सॉर माउथ हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है आपको, हेलुसिनेशंस, पर्सनालिटी चेंज, डिप्रेशन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस। साइंस के अंदर आपकी जो है वो स्मूथ टंग हो जाती है, बीफी टंग हो जाती है। ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन हो सकती है, विटिलिगो हो सकती है आपके पर्नीशियस एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर। चिलोसिस डेवलप एंगुलर चिलोसिस डेवलप हो जाती है, इवन पायरेक्सिया भी डेवलप हो जाता है। एवरेज डाइट के अंदर हमें विटामिन B12 5 से 30 माइक्रोग्राम्स तक चाहिए होता है डेली। ठीक है, मेनली आपकी मीट के अंदर होता है, फिश के अंदर होता है, एग के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है, वेल इन एक्सेस ऑफ 1 माइक्रोग्राम डेली। ठीक है, जो आपकी एवरेज डेली डाइट में जो हम लेते हैं ना वो हम 15 से 30 माइक्रोग्राम हम लेते हैं जो विटामिन B12 होता है। तो मेनली आपके मीट के अंदर होता है, फिश के अंदर होता है, ठीक है, एग्स के अंदर होता है और मिल्क के अंदर होता है विटामिन B12 और डेली रिक्वायरमेंट आपकी 1 माइक्रोग्राम होती है। विटामिन B12 के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्टमक के अंदर आपकी गैस्ट्रिक एंजाइम्स होती हैं जो कि विटामिन B12 को रिलीज कराती हैं आपके फूड से। ठीक है, और गैस्ट्रिक पीएच पे क्या करता है, ऐड गैस्ट्रिक पीएच जो आपका विटामिन B12 होता है आपकी कैरियन प्रोटीन जो कि आर प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज कराते हैं जो कि विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो कि ऑप्टिमली विटामिन B12 के साथ बाइंड कर जाती है 8 pH के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि आपकी गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स आपके इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज कराते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर 8 pH के ऊपर आपके बाइंड कर जाता है विटामिन B12 के साथ जो कि बेसिकली विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन ही होती है जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक एपमेटिंग अकर जब आपका स्टमक खाली हो जाता है, जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं आपकी पीएच को ज़्यादा कर देती है और विटामिन B12 आपकी डाइट से रिलीज होता है, स्विच करता है फ्रॉम आर प्रोटीन टू इंट्रिंसिक फैक्टर, आपकी आर प्रोटीन से इंट्रिंसिक फैक्टर के पास चला जाता है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आपकी गैस्ट्रिक पीएच के ऊपर ना जो आपकी एक कैरियर प्रोटीन होती है इसे हम आर प्रोटीन कहते हैं और जो विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ठीक है, अब आर प्रोटीन से आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर के पास आपका विटामिन B12 आ जाता है। बाइल के अंदर भी आपका विटामिन B12 होता है जो कि अवेलेबल होता है इंटेस्टाइन से आपकी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, जब आपका एम्प्टी स्टमक होगा ना तो आपका विटामिन B12 जो है आपकी आर प्रोटीन से इंट्रिंसिक फैक्टर के पास आ जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड करेगा और विटामिन B12 आपका जो है एब्जॉर्ब आपके इंटेस्टाइन के अंदर जा जाएगा, टर्मिनल इलियम के अंदर जाके आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाइल के अंदर भी विटामिन B12 होता है जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। जो विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है आपके टर्मिनल इलियम के ऊपर। विटामिन B12 एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एंटेरोसाइट से आपके प्लाज्मा के अंदर जाता है, मतलब इंटेस्टाइन के सेल से आपके ब्लड प्लाज्मा में चला जाता है। ठीक है, और वहाँ जाके क्या करता है, ट्रांसपोर्टेड बाय द एंटेरोसाइट्स टू द प्लाज्मा, जहाँ पे जाके ये ट्रांसकोबालामिन 2 के साथ बाइंड कर जाता है। आपकी एक ही ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती है जो कि लिवर से बनती है जो कि इसको टिश्यूज़ तक लेके जाती है। ठीक है, ब्लड के अंदर ट्रांसकोबालामिन 2 के साथ बाइंड कर जाएगा जो कि लिवर से सिंथेसाइज होती है और जो ट्रांसकोबालामिन 2 होती है ना वो इसको लिवर में सिंथेसाइज होती है और इसको टिश्यूज़ तक ले जाती है विटामिन B12 को। लिवर जो होता है ना वो हमारे पास विटामिन B12 को इतना स्टोर कर लेता है कि आपको 3 साल तक की अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा कर सकता है। और दिस टुगेदर विद द एंटायर हेपेटिक सर्कुलेशन मीन्स दैट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को सालों लग जाते हैं मैनिफेस्ट होने में। और अगर इवन इफ ऑल द डाइटरी इंटेक अगर आप स्टॉप कर दोगे स्वेयर विटामिन B12 मैल एब्जॉर्प्शन आपकी सुपरवीन हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाएगा हमारे पास आपकी जो यहाँ पे लिखा है कि जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है ना उसको सालों लग जाते हैं होने में, और ये भी तब होती है जब आप डाइटरी इंटेक बिल्कुल स्टॉप कर देते हो या अगर आपको स्वेयर मैल एब्जॉर्प्शन डेवलप हो गई है विटामिन B12 की तो फिर आपको इसकी जो डेफिशिएंसी डेवलप होती है। ठीक है, जो ब्लड लेवल्स होते हैं ना विटामिन B12 के जो कोबालामिन के लेवल होते हैं प्रोड्यूसर रीजनेबल इंडिकेशन ऑफ टिश्यू स्टोर्स। ठीक है, जो ब्लड लेवल्स होते हैं विटामिन B12 के कोबालामिन के वो आपके रीजनेबल इंडिकेशन होते हैं कि आपके टिश्यू के अंदर कितने स्टोर्स हैं और यही डायग्नोस्टिक होते हैं डेफिशिएंसी के। जो फर्स्ट लाइन टेस्ट भी हम यही कराते हैं लेबोरेटरी के अंदर कि हम ब्लड के अंदर विटामिन B12 के लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन टेस्ट होता है यही आपको विटामिन B12 के स्टोर्स के बारे में बताता है, टिश्यू स्टोर्स के बारे में बताता है। जो एडिशनल टेस्ट होते हैं ना इसमें क्या करते हैं, मिथाइल मेलानिक एसिड के लेवल को चेक कर लेते हैं, होलो ट्रांसकोबालामिन को चेक कर लेते हैं और होमोसिस्टीन के लेवल को हम चेक कर सकते हैं।
जो लोग कोबालामिन के लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर फॉल कर जाते हैं और रेफरेंस रेंज वेरी करती है बिटवीन लेबॉर्ट्रीज के अंदर, ठीक है। और 150 नैनोग्राम पर लीटर से भी कम ज़्यादा कॉमन होते हैं कि 150 नैनोग्राम पर लीटर से कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। और ज़्यादातर लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है 5 से 10% ऐसी वुमेन होती हैं जिनका लेवल जो वो 100 नैनोग्राम पर लीटर से भी कम हो जाता है। मतलब कोबालामिन के लेवल आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कम हो जाते हैं। स्पूरियसली लो जो विटामिन B12 होता है वो आपको ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो ले रही होती है मदर्स, उनके अंदर भी डेवलप हो जाता है। और माइलोमा वाले पेशेंट्स के अंदर भी जिनके अंदर पैरा प्रोटीन्स आपकी इंटरफेयर करती हैं विटामिन बी के ऐसे के साथ, तो इसकी वजह से भी माइलोमा वाले पेशेंट्स के अंदर भी विटामिन के लेवल्स आपके स्पूरियसली लो आ सकते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो ले रही होती हैं या फिर माइलोमा वाले पेशेंट्स के अंदर। जो विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है ना वो गैस्ट्रिक एटॉफी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो पर्नीशियस एनीमिया होता है ना, और साथ अगर आपका रैपिड वेट लॉस हो रहा है और साथ अगर आपको मेलाना हो रहा है, इसका मतलब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा डेवलप हो गया, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया हो गया, वेट लॉस आपका जल्दी से हो रहा है और मेलाना अगर आपको डेवलप हो गया, इसका मतलब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा डेवलप हो गया। अब कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पहले हम पढ़ते हैं कि विटामिन B12 की इन्वेस्टिगेशन क्या क्या आती हैं, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम हीमोग्लोबिन के लेवल कराते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लेवल हमें रिड्यूस भी मिल सकते हैं, हीमोग्लोबिन के लेवल हमें लो भी मिलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपकी लो हो जाती है, हीमोग्लोबिन के लेवल आपके रिड्यूस भी हो जाते हैं। जो आपका MCV होता है वो आपका रेज्ड होता है 120 फेमटोलीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। एरिथ्रोसाइट काउंट आपके रिड्यूस कर जाते हैं, मतलब RBCs आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि एनीमिया है ना तो आपका CBC के ऊपर RBC कम हो जाएंगे, एरिथ्रोसाइट कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन के लेवल भी आपके कम हो जाएंगे, MCV आपका रेज्ड हो जाएगा। ब्लड फिल्म के ऊपर मैक्रोसाइट्स पोइकिलोसाइट्स हमें मिलते हैं। सेल्स की डिफरेंट शेप्स, न्यूक्लियस के आपको डिफरेंट शेप्स मिलेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो हाइपर सेगमेंटेड होते हैं। अगर वो 6 से भी ज़्यादा सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको वो डायग्नोस्टिक होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के। रेड ब्लड सेल्स की फ्रेगमेंटेशन हमें मिलती है, न्यूट्रोफिल्स आपके हाइपर सेगमेंटेड हो जाते हैं, पोइकिलोसाइटोसिस हमें मिलती है और हमें ओवल मैक्रोसाइट्स हमें मिलते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट आपका लो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर, और क्योंकि जो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है ना वो आपकी मैरो की एक्टिविटी के बारे में बताता है, ठीक हो गया। तो रेटिकुलोसाइट काउंट इसके अंदर आपका लो होता है, ल्यूकोसाइट काउंट भी आपका लो होगा, प्लेटेट्स भी आपके लो हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि पैनसाइटोपिनिया भी डेवलप हो जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर। ल्यूकोसाइट प्लेटेट्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। जो बोन मैरो होगी ना उसकी सेलुलरिटी ज़्यादा हो जाती है, मेगालोब्लास्टिक चेंजेस आते हैं एरिथ्रोइड सीरीज के अंदर। हमें जॉइंट मेटा माइलोसाइट्स हमें मिलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स आपके डिस्प्लास्टिक हो जाती हैं, हमें आयरन स्टोर्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं बोन मैरो के अंदर, और पैथोलॉजिकल नॉन रिंग सिड्रोब्लास्ट भी हमें मिलते हैं। सीरम फेरेटिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, आयरन स्टोर्स आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर, और प्लाज्मा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस के लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं। शेलिंग टेस्ट हम कराते हैं जो पर्नीशियस एनीमिया के अंदर आपका पॉजिटिव होता है और आपकी एंटी इंटेंसिव फैक्टर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, और ये आपका जो है वो हम इससे जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी की कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आती हैं हमारे पास कॉजेज क्या क्या होती हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी की। सबसे पहले तो आ जाएगा आपको डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है। जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं तो उनके अंदर जो है क्लिनिकल फीचर्स आपके 8-10 से 80 साल की उम्र के अंदर कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लेस स्ट्रिक्ट जो वेजिटेरियंस होते हैं उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और इवन विटामिन B12 डेफिशिएंट जो होते हैं एविडेंट भी नहीं होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आती है गैस्ट्रिक पैथोलॉजी। अब स्टमक के अंदर हमने पढ़ा कि जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है वो आपके और आर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं आपके विटामिन B12 को आपके इंटेस्टाइन तक लेके जाएंगे, विटामिन B12 के साथ जुड़ेगा तो ही वो एब्जॉर्ब होगा। जो विटामिन B12 आपकी फूड से रिलीज होता है ना, नॉर्मल गैस्ट्रिक एसिड आपके विटामिन B12 को रिलीज कराता है, ठीक हो गया। और इंजाइम की सिक्रीशन, ठीक है, रिलीज ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द फूड रिक्वायर्स नॉर्मल गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड एंजाइम सिक्रीशन, ठीक है। आपके नॉर्मल गैस्ट्रिक सिक्रीशन और एंजाइम की सिक्रीशन होनी चाहिए विटामिन B12 के रिलीज के लिए, और ये इंपेयर्ड हो जाती है हाइपोक्लोरिडिया की वजह से एल्डरली पेशेंट के अंदर, या फिर गैस्ट्रिक सर्जरी। अगर आप स्टमक की सर्जरी कराते हो ना, अगर आपकी HCl का लेवल कम हो गया या क्लोरिक एसिड का लेवल कम हो गया तो विटामिन B12 आपका फूड से रिलीज नहीं होगा। फूड से रिलीज नहीं होगा तो एब्जॉर्ब कैसे होगा। टोटल गैस्ट्रेक्टमी इनवेरिएबली की वजह से क्या होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर, अगर आप पूरा स्टमक अगर निकाल देते हो, ठीक है। और अक्सर आपको आयरन डेफिशिएंसी भी स्टार्ट डेवलप हो जाती है टोटल गैस्ट्रेक्टमी के बाद। इस तरह के पेशेंट को लाइफ लॉन्ग 3 मंथली विटामिन B12 के 3 महीने के लिए विटामिन B12 के इंजेक्शन लगते हैं और लाइफ लॉन्ग लगते हैं, ठीक है। और अगर आप पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कराते हो तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी 10 से 20% पेशेंट्स के अंदर 5 सालों के अंदर डेवलप हो जाती है, और अगर टोटल करा रहे हो तो फिर तो सब पेशेंट्स के अंदर डेवलप होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्शियल कराते हो तो 10 से 20% पेशेंट्स के अंदर 5 साल के अंदर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है, और एनुअल इंजेक्शन आपको लगाना पड़ते हैं विटामिन B12 के। उसके बाद आता है आपका पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया आपकी ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होती है उसकी एट्रोफी हो जाती है, ठीक है, और आपके पैराइटल सेल्स का लॉस हो जाता है, और आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर की अल्टीमेटली डेफिशिएंसी हो जाती है। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी डेवलप हो जाती है, पैराइटल सेल्स का लॉस हो जाता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो लेस देन 1% जो आपका डाइटरी विटामिन B12 होता है वो एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करा रहा था। जो
पर्नीशियस एनीमिया होता है, इसका इंसिडेंस 24 पर 100,000 पॉपुलेशन होता है और ये 40 साल की उम्र के बाद आपको पर्नीशियस एनीमिया होता है और वो भी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। जो एवरेज है ना आपके ऑनसेट की वो 60 ईयर्स होती है। ज़्यादातर 60 साल की उम्र के अंदर लोग प्रेजेंट करते हैं पर्नीशियस एनीमिया के साथ और ये ज़्यादातर कॉमन होता है जिनको और ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, जैसे कि अगर उनको ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर हाशिमोटो थायराइड